हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने वाले हैं आरबीआई के मॉनिटरी टूल्स। इसमें मैं पिछली क्लास में आपको थर्ड क्लास में दे चुकी हूँ क्वांटिटेटिव। मैं रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एसएलआर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। ओएमओ के बारे में भी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे एलएएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो एलएएफ के क्या क्या पार्ट होते हैं। रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है और एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, एसटीएलटीआरओ। फिर उसके बाद हम करेंगे बैंक रेट और उसके बाद करेंगे एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कोशिश करेंगे एक ही क्लास में हम ये कंप्लीट कर दें। 2-3 क्लास लगती हैं मॉनिटरी टूल्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी एक एक टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एक बार लिखिए और उसको रिविज़न ज़रूर कीजिए। तो चलिए समझते हैं एलएएफ को। एलएएफ में हम सबसे पहले समझेंगे रेपो रेट को, फिर रिवर्स रेपो रेट को, फिर बाकी टर्म्स को। स्टार्ट करते हैं। देखिए एलएएफ होता क्या है। एलएएफ होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये होता क्या है, देखिए कैश होता है। कैश, पैसे आप जानते होंगे, जो आप 10 रुपये के 20 रुपये के नोट। तो कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे लिक्विड फॉर्म का क्या मतलब है कि आप इसको जल्दी से खर्च कर सकते हो, आप जल्दी से इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हो किसी भी सामान को खरीदने में। ठीक है, बहुत 10 रुपये निकाले जेब से, पेमेंट कर दी। तो कैश क्या है, कैश मोस्ट लिक्विड है। और एडजस्टमेंट, इसी कैश का, इसी लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट करना ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहलाता है। प्रॉपर्टी जो होती है वो लेस लिक्विड होती है, और अगर ज़्यादा लिक्विडिटी होगी हाथ में, इसका मतलब है ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। देखिए आपकी जेब में है 250 रुपये, आपको लेना है कोई भी 200 रुपये का सामान। आपने झट से 200 रुपये निकाले, आपने कोई चीज़ खरीद ली। 50 रुपये का आपने सोचा इसे क्या बचा के ले जाऊँ, फिर आपने कोई और चीज़ खरीद ली। जल्दी से आपने वो पैसे ऐसे ही जेब से निकाले, सीधे दुकानदार को पकड़ा दिए और खर्च हो गए। लेकिन अगर कैश की जगह आपके पास होता गोल्ड, ठीक है, आपके पास होता गोल्ड, तो क्या ऐसा होता कि गोल्ड दिया और सीधे आपने चीनी खरीद ली? नहीं, पहले आप सुनार के पास जाते, वो फील्ड गोल्ड के दाम लगाता, तब जाके खरीदता, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता। तो यानी कि खर्च करने में जो कम टाइम ले, जो सबसे कम टाइम ले, वो होता है कैश। जो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले कैश से, वो होता है गोल्ड, क्योंकि पहले आपको मीडिएटर सुनार के पास जाना है। हाँ, प्रॉपर्टी आपकी लेस लिक्विडिटी कैसे है इसकी, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तो आपको बहुत सारे चक्कर लगाने हैं। आपको प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है, वो कोई कस्टमर ढूंढेगा, तब जाकर आपके पास पैसे आएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो कैश होता है। तो इसी को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और ये आरबीआई मेंटेन्स करता है प्राइस स्टेबिलिटी को, लिक्विडिटी को। क्यों करता है? ताकि इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रहे। ठीक है, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रहे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिफ्लेशन से भी लड़ने के लिए, यहाँ पे डिफ्लेशन से लड़ने के लिए भी यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे एलएएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के कुछ पार्ट्स हैं, कैसे होती है ये वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है रेपो रेट, फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, फिर आता है एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और फिर आता है एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, एसटीएलटीआरओ। ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। एलटीआरओ होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टीएलटीआरओ होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, और एसटीएलटीआरओ होता है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, चलिए हम इनको अब डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है रीपरचेज ऑप्शन। रेपो की फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑप्शन। क्यों होती है अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले रेपो रेट को समझ लेते हैं। रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसपे क्या होता है, जो आरबीआई है, आरबीआई बैंकों को लैंड करता है, यानी कि बैंकों को जो पैसा देता है, आरबीआई बैंकों को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए, और उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अपने पास एज अ कोलेटरल या एज अ गिरवी रख लेता है। अगर रेपो रेट हाई होता है तो इन्फ्लेशन लो होता है। चलिए समझते हैं, ये तो होगी बुक की भाषा। देखिए ये है आरबीआई और ये है आपका बैंक एचडीएफसी। ठीक है, ये है आपका बैंक। अब एचडीएफसी को लोन देने हैं, लोगों को लोन देने हैं, तो एचडीएफसी के पास अब इतना पैसा तो होता नहीं है कि एक साथ सारे लोगों को लोन दे दे। तो आरबीआई कहता है, तो एचडीएफसी कहता है कि आरबीआई हमें कुछ पैसे दे दो, ठीक है, जिससे मैं इनको लोन दे सकूं। तो आरबीआई कहता है ठीक है, ये लो पैसे, ये लो 100 रुपये ले लो तुम और लोन दे दो, लेकिन इन 100 रुपये के बदले ऐसा तो नहीं है मैं तुम्हें सीधे सीधे 100 रुपये दे दूँ, तुम मुझे इसमें कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट भी दोगे।
तो मुझे कुछ परसेंट ब्याज दोगे, और अभी ये ब्याज दर रेपो रेट चल रहा है 5.5%, तो मैंने आपको लेटेस्ट ही बता दिया है। तो 100 रुपये में आप प्लस 5.5 रेट भी मिलाकर दोगे, प्लस आपने जो 100 रेट लिए हैं तो 100 रेट की मुझे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी दोगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। जो भी गवर्नमेंट पैसा लेती है ना अपनी सिक्योरिटीज़ रख के, अपना कुछ गिरवी रख के, तो वही एचडीएफसी दे देता है आरबीआई को, और साथ में इंटरेस्ट भी देता है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये कितने टाइम के लिए होता है, ये 14 दिन से लेके यहाँ पे 1 साल तक के लिए होता है। 14 दिन से सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के लिए ये होता है, तो इसको रेपो रेट कहते हैं। देखिए, आरबीआई अगर एचडीएफसी को पैसे देगा और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा, तो एचडीएफसी को ज़्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा, तो उसके पास कम बचेगा। तो फिर वो जो यहाँ पे जो लोन देगा, अगर 5.5% पे एचडीएफसी ने आरबीआई से यहाँ पे लिया लोन, तो एचडीएफसी अपने कस्टमर को आगे, यानी कि आगे 6 to 7%, 8%, 9% इस तरीके से लोन देगा। अगर कम ब्याज दे रहा है तो एचडीएफसी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा। अगर आरबीआई यहीं पर ज़्यादा ब्याज लेना शुरू कर दे और 7% का रेपो रेट लगा दे, तो एचडीएफसी और ज़्यादा ब्याज पर आगे हम कस्टमर्स को लोन देगा। तो इस तरीके से महंगाई पर रोक लगती है। कम लोन दिया जाएगा तो लोगों के पास कम पैसा होगा और कम ही खर्चा होगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी को एडजस्ट किया गया ना आरबीआई के द्वारा रेपो रेट से। रेपो रेट को हाई करो तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन लो हो जाएगा। रेपो रेट को लो करो तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेशन से, यानी कि जो आपकी जो महंगाई का उल्टा क्या होता है आपका, मंदी से लड़ने में मदद मिलती है। तो आई होप कि रेपो रेट आपको समझ आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को RRR यानी कि RRR भी बोलते हैं। और ये होता क्या है, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रेपो रेट से उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे बैंक देंगे पैसा आरबीआई को। आरबीआई उधार लेगा बैंकों से पैसा शॉर्ट टर्म के लिए ही, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब आरबीआई जमा करेगा बैंकों में। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा रेपो रेट से। और रेपो रेट की खास बात यह है कि ये हमेशा लो होता है आरआर से, यानी कि रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से लो होता है। कैसे, अब ये देखिए, सेम वही आरबीआई है और ये आपका बैंक है एचडीएफसी। अब बैंक को पैसा नहीं चाहिए, बल्कि बैंक के पास पैसा है ज़्यादा। आरबीआई को भी पैसा नहीं चाहिए, आरबीआई को ही नहीं पैसा चाहिए तो वो एचडीएफसी से उधार ले रहा है, नहीं। आरबीआई को रोकना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई का क्या करेगा, इसकी एक्सेस मनी को अपने पास ले लेगा। इसकी एक्सेस मनी को अपने पास ले लेगा, ठीक है, जितनी इसके पास एक्सेस मनी है। और आरबीआई उसके बदले ये कहेगा कि तुम बाहर लोन मत दो, लोगों को लोन मत दो। अब तुम लोन दे रहे हो 10% पे, 5% पे, लोग तुम्हें वो उसकी ब्याज दे ही ना दें, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी ब्याज दे देता हूँ। चलिए मैं तुम्हें 4.35% की ब्याज दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो और साथ के साथ तुम मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ले लो, ठीक है। ये कहा है आरबीआई ने एचडीएफसी से। तो जब भी आरबीआई को एचडीएफसी से पैसा, जब भी आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो वो बैंकों से पैसे ले लेता है। ज़रूरी नहीं है एचडीएफसी से, और भी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सबसे पैसा ले लेता है और उनको ब्याज देता है, साथ के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी देता है। अब इसको हम रीपर्चेज ऑप्शन क्यों कहते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, रीपर्चेज ऑप्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एचडीएफसी है ना, वो उसके पास ये ऑप्शन है कि विद इन 1 ईयर, 14 दिन से 1 साल में, वो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे एज अ कोलैटरल आरबीआई को दे रहा है, तो उन्हें वापस ले सकता है। कब वापस ले सकता है, ये रिवर्स रेपो रेट में इन्हें वापस भी ले सकता है। तो यहाँ पे ये वापस इसको ले सकता है। अब रिवर्स रेपो रेट का अगर ब्याज आरबीआई बढ़ा देता है, अगर आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट का ब्याज बढ़ा देता है, तो बैंकों के पास कम पैसा बचता है यहाँ पे लोन में देने के लिए, क्योंकि एचडीएफसी को आरबीआई को ही पैसा देना पड़ेगा, बैंकों को आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा, तो वो लोन भी आगे कम देता है। तो यही होता है ऐसे डिफ्लेशन में, आरबीआई यहाँ पे कम कर देगा रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है। तो और ज़्यादा एचडीएफसी अपनी मनी आरबीआई को दे देगा, तो लोन में अपना पैसा कम देगा। अब होती है एक टर्म एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंक जो है वो अपना एक्सेस पैसा, जितना एक्सेस मनी है बैंक के पास, एक्सेस फंड है, वो आरबीआई को पार्क कर देगा, आरबीआई को दे देगा। लेकिन यहाँ पे आरबीआई उसको कोई कोलैटरल नहीं देगा,
आरबीआई कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं देगा। आरबीआई कहेगा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैं नहीं दे रहा हूँ। जैसे ऐसा होता है ना, घर पे आप लोगों के पास पैसा है, एक्स्ट्रा आपके पास मनी है, आपने क्या किया, आपने इसे ब्याज पे दे दिया, इंटरेस्ट पर दे दिया। अब ये थोड़ी ना आपने इंटरेस्ट पर दे दिया तो कोई आपको अपना घर गिरवी दे देगा। वो कहेगा ले ले भी 4% की ब्याज ले ले, हर साल 2% की ब्याज ले ले हमसे, क्योंकि तेरे पास ज़्यादा पैसा है, तुम इस पे अपना ब्याज कमाते रहो। तो यहाँ पे बस यही है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसमें। और अब आप कहोगे रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ में फिर अंतर क्या रहा? अंतर है, एसडीएफ में कोई कोलैटरल नहीं होता। रिवर्स रेपो रेट में जब बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई को पार्क करते हैं तो वहाँ पे बैंक यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी अपनी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं होती। अब इसके बाद है एक टर्म जो कि है LTRO। LTR क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ये किस लिए होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन देखिए, ये है आरबीआई, क्या है? आरबीआई है, और ये है एसबीआई। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे एसबीआई को रुपए चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। कितने टाइम के लिए? हमने अभी तक रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ा था, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आरबीआई इसको लॉन्ग टर्म के लिए 1000 रुपये देगा, ठीक है। साथ के साथ इससे कोलैटरल भी लेगा। क्या लेगा? कोलैटरल, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ले लेगा साथ के साथ। तो कोलैटरल ले रहा है आरबीआई और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दे रहा है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और ये 3 साल के लिए होता है। 3 साल इसके लिए मैक्सिमम होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद है एक टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो रेट। तो ये क्या होता है? TLTRO, टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो रेट। ये होता है कि यहाँ पर भी सेम वही, आरबीआई जो है वो एसबीआई को पैसे देगा, ठीक है। 100 रुपये इसने दिए हैं एसबीआई को, और 3 साल के लिए ये हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन ये हैं एक टारगेट को ध्यान में रखते हुए आरबीआई इसको पैसा देगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, कहीं पे कोई सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो बैंक जब एक टारगेट को लेकर, एक 3 साल के अंतर्गत अगर कोई टारगेट को लेकर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन करता है, एसबीआई को पैसे चाहिए एक टारगेट के लिए, तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म रेपो रेट कहलाता है, जो आरबीआई देता है एसबीआई को, ठीक है। इसका जो कुछ अमाउंट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, जो कि होते हैं एनबीएफसी के अंतर्गत आते हैं ये। इसके बाद है SLTRO। इसका मतलब होता है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये क्यों होता है स्पेशल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन? इसमें भी वही है, आरबीआई है वो एक बैंक को, किसी भी बैंक को वो दे रहा है उधार, ठीक है, किसी भी बैंक को उसने उधार दे दिया है यहाँ पर। लेकिन ये जो उधार दिया गया है ना, ये जो उधार दिया गया ये सिर्फ और सिर्फ ओनली स्मॉल, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको दिया गया, किसी भी बैंक को नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक को, एमएसएमई को दिया गया है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को दिया गया है, या फिर ये कोई स्मॉल जो अपना हस्तकला वाला जो आपका काम होता है, हथकरघा वाला काम होता है, उसके लिए दिया गया है। तो ये होते हैं वो उस बैंक को सिर्फ और सिर्फ तब दिए जाते हैं जब बैंक ये बताए, जो भी उसका स्मॉल बैंक है, कि वो किसी अच्छे सेक्टर में काम करना चाह रहा है और किसी सेक्टर को वहाँ डेवलप करना चाह रहा है। तो ये इसलिए आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं, ये किसी स्पेशल काम के लिए होते हैं, तो इसलिए इसको स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं। इसमें भी सेम वही सब चीज़ है, इसमें भी कोलैटरल रखा जाता है आपका, इसमें भी आपका कोलैटरल रखा जाता है, प्लस इसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बैंक को आरबीआई को पे करनी होती है। तो ये है आपका LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैंक रेट। अब हम पढ़ेंगे बैंक रेट को और MSF, हमारे 2 ही टॉपिक रह गए हैं इसमें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। यहाँ पे मॉनेटरी जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं, जो मॉनेटरी टूल्स हैं आरबीआई के, उसके जो क्वांटिटेटिव के हैं। तो क्वांटिटेटिव में मैंने अब आपको LF पढ़ा दिया, अब यहाँ बैंक रेट रह गया और MSF रह गया। तो बैंक रेट को पेनल्टी रेट भी कहते हैं, और ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जहाँ पे आरबीआई लैंड करता है बैंक्स को हाई इंटरेस्ट पर, लॉन्ग टर्म के लिए करता है, और इसमें कोई कोलैटरल नहीं होते। यानी कि जैसे आरबीआई है, कोई भी बैंक ले लो, यस बैंक ले लो, यस बैंक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने यस बैंक को 1000 करोड़ रुपए दे दिए, यानी कि जो भी है, और यस बैंक ने इस पे 10% का ब्याज चुका दिया, ठीक है। बैंक रेट अलग अलग होते हैं, कभी कभी बदल जाते हैं, देख लीजिएगा जो भी आपके इस टाइम बैंक रेट चल रहा है
तो ये बैंक रेट अलग होते हैं, तो हाई रेट होते हैं, इस पे कोई कोलेट्रल यहाँ पे यस बैंक नहीं देगा, यानी कि कोई भी बैंक कोलेट्रल यहाँ पे नहीं देता है। और ये ज़्यादातर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, बल्कि बैंक पर एक तरीके से पेनल्टी लगाने के लिए होते हैं। बैंक को ज़रूरत है, बैंक आगे पैसा दे लोन में, या बैंक ने CRR ही जमा नहीं कराया, जो कैश रिजर्व रेशियो है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, RBI कहेगा भाई अपना पैसा लाओ, मुझे दो जो तुम्हारे पास पैसा है, और यहाँ पे नहीं, पैसा मेरे से ले लो आप, अगर आपके पास CRR नहीं है जमा कराने को, या और आपको आगे पैसा देना है, लेकिन हाई इंटरेस्ट आपको मुझे पे करना होगा। तो बैंक रेट वो होता है जिसपे बैंक हाई इंटरेस्ट पे करते हैं यहाँ पे RBI को, तो इसको कहते हैं बैंक रेट। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है MSF, यानी कि मार्जिनल, क्या होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, यहाँ पे भी मैं वही दो बैंक ले रही हूँ, RBI ले रही हूँ और आपका SBI ले रही हूँ, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, RBI SBI को रुपए दे देता है, 100 रुपये SBI को दे दिए, ठीक है, और SBI ने इस पर कोलेटरल भी दिया है, यानी कि गिरवी भी रखा है। इसमें कोलेटरल नहीं है आपकी, किसमें, बैंक रेट में, लेकिन कोलेटरल दिया है। किससे कोलेटरल देता है, वो अपने SLR से, जो उसके पास अपना कोटा रखा है ना बैंक में, उससे देता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक के लिए होता है, MSF कमर्शियल बैंक के लिए होता है, और रीजनल रूरल बैंक के लिए ये होता है, रीजनल रूरल बैंक के लिए। तो ये कोलेटरल इसको SLR से देना होता है, ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो RBI देता है SBI को पैसे, और कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप अपने SLR कोटा से दो, आपके पास जो अपना कोटा रखा हुआ है बैंक का, जो आपने पहले से पैसे रखे हुए हैं, आप उनमें से पैसे दो, तो तब ये आपका MSF कहलाता है, यानी कि थोड़ा SLR उसका कम कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन वगैरह में भी मदद मिलती है कंट्रोल करने में। आई होप की समझ आ गई होंगे। थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं ये, लेकिन आप 1-2 बार समझेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नए किया हो तो, पिछली क्लास देख लीजिएगा, कनेक्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच।